वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। थोड़ा दिनों के पश्चात हमारी मुलाकात हो पा रही है, इसके लिए मुझे थोड़ा खेद रहा। प्रिय छात्रों, मुझे आपके बारे में मुझे पूर्ण तरीके से स्मरण रहता है कि आपका पेपर भी यूपीएससी का इसी वर्ष होगा और पीईटी एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी आरओ है, इनके पेपर हैं, तो इनके बारे में मुझे पूरा स्मरण है कि पेपर आपका 3 महीने में लगभग हो जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रिय छात्रों कि मैं आपका पूरा इतिहास कवर करा दूं और समय मिला तो आगे मैं भूगोल भी करवाऊंगा। तो हम दोनों अपने समय को ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब तक हमने पूर्व ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले चुके थे, वेदों के बारे में वगैरह। और तो आज बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक जीवन था। ये प्रश्न पूछता है इसमें से प्रिय छात्रों। तो ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन में वो लोग ज़्यादातर आदिवासी समाज था। वो लोग अर्ध घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे और उनका जो जनजाति थी उसे जन कहते थे। आर्यों की जो जनजाति थी उसे प्रिय छात्रों क्या कहते थे? जन। उनका प्रमुख जो राजन होता था उसे गोपति कहा जाता था। गोप का मतलब क्या था प्रिय छात्रों? गायों का रक्षक। और मुख्य रानी जो थी वो उनकी महिषी कहलाती थी। जनों का अक्सर पणियों के साथ युद्ध होता रहता था। पणी कौन थे प्रिय छात्रों? पूर्व आर्य, जिन्हें पणी भी कहा जाता था, जो इस देश के मूल निवासी थे, जो आर्यों को अपना शत्रु भी समझते थे। और प्रिय छात्रों, यहाँ पर गायों का बड़ा उल्लेख है। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना बड़ा शक्तिशाली गोप होता था, गोपति होता था। और वैदिक देवता इंद्र का आह्वान किया जाता था अपने छिपी गायों को या हारी हुई गायों को वापस पाने के लिए। और करते कौन थे प्रिय छात्रों? भगवान इंद्र का आह्वान आर्य लोग। और बहुत से युद्ध होते थे जो गायों को अक्सर लेके, मवेशियों को लेकर अक्सर युद्ध होते थे, जिन्हें गविष्ठी, गवेशना या गोश या गव्यात कहा जाता था। गोपति का पद वंशानुगत नहीं था उस समय। और ऋग्वेद का निम्न छंद इस बात का परिचायक है कि जाति पाति की उस समय इतनी खास व्यवस्था नहीं थी। वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच प्रथम असमानता का जो आधार था प्रिय छात्रों, वो वर्ण या रंग था। वैदिक लोग गौर वर्ण के थे और अवैदिक लोग श्याम वर्ण के होते थे, अर्थात श्यामले रंग या काले रंग के होते थे। और दोनों की भाषा अलग अलग थी। दस्यु या दास को अनव्रता, जो देवताओं के नियमों का पालन नहीं करते थे, उन्हें दस्यु या दास कहते थे। या अक्रतु, और अक्रतु वे जो यज्ञों का पालन भी नहीं करते थे। यद्यपि सामाजिक रूप से संगठित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, फिर भी अब तक ऋग्वैदिक समाज को पूरी तरह से अधिकारवादी समाज नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि समाज का अविभाजन श्रम व लिंग के आधार पर था। ऋग्वेद के आखिरी मंडल या ऋग्वेद की आखिरी पुस्तक, ऋग्वेद का आखिरी मंडल कौन सा है प्रिय छात्रों? 10वां मंडल या 10वीं पुस्तक है पुरुषाशोक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थात अंतिम ऋग्वैदिक काल मतलब पूर्व ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो चुका होगा या शुरू हो गया था। ऋग्वैदिक लोग दास प्रथा से परिचित थे। सभी सामाजिक इकाइयाँ बंधुत्व पर आधारित थीं। कुल परिवार बुनियादी सामाजिक इकाई था और इसका मुखिया कौन होता था प्रिय छात्रों? कुलपा। और कुल जो थी वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर संयुक्त परिवार थे जो कि पितृवंशीय प्रणाली का पालन करते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा थे जिन्हें विष या वंश कहा जाता था। एक या एक से अधिक वंश, जन या जनजाति
बनाते थे। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। ऋग्वेद में बेटियों के लिए कोई राय प्रकट नहीं है, जबकि स्थितियों में बारंबार बच्चों और मवेशियों की इच्छा का प्रसंग आता है। समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। हालांकि स्त्रियों के समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उस समय स्त्रियां अधिकतर पढ़ी लिखी होती थी, उन्हें उपनयन का अधिकार था। स्त्रियां विदत की सभाओं में भाग लेती थीं। स्त्रियां जो थीं प्रिय छात्रों, वो विदत की सभाओं में भाग लेती थीं। विदत क्या थे? जनजातीय सभा थी जिसके विविध कार्य होते थे। जनजातीय सभा को उस समय विदत कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसे कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हाँ, इसे कहा जाता है नियोग, उसका साक्ष्य मिले हैं। नियोग क्या होता था? जैसे किसी पत्नी का पति मर गया तो उसके देवर से जो विवाह हो जाता था उसे नियोग कहते थे, जो आज भी प्रचलित है। और विधवा विवाह के भी कुछ उदाहरण मिले हैं। आमतौर पर एक स्त्री से विवाह का प्रचलन था, लेकिन ऋग्वेद में बहुविवाह और बहुपतित्व के भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। न्याय पालन करवाने के लिए किसी अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक समाज एक आदर्श समाज नहीं था, क्योंकि वहाँ चोरी और सीनमारी के भी प्रमाण मिले हैं। आर्य दो प्रकार के युद्धों में व्यस्त रहते थे। पहला था पूर्व आर्यों के साथ, जिन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। संभवतः इनका उल्लेख आप समझ ही चुके हैं, दस्यु या दास के रूप में किया गया है। और दूसरा है उनके बीच आपस में। ऐसे दो युद्धों का उल्लेख मिलता है। पहला है भरत राजा देवदास, जो विजेता बने, और दास शासक शंबर के बीच इनका युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध है प्रिय छात्रों 10 राजन का युद्ध, जो कि यह युद्ध भरत राजा सुदास के बीच, जो कि देवदास का पौत्र था, और विजेता भी हुआ ये। और एक और दूसरी ओर 10 अन्य वंशों के बीच लड़ा गया था। इस 10 वंशों में 5 प्रसिद्ध वंश पंचजन, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और द्रह्यु भी शामिल थे। बाद में भरत वंश ने पुरुओं के साथ हाथ मिला लिया और कुरु वंश की स्थापना की। तो प्रिय छात्रों, आज की हम कक्षा को यहीं रोकते हैं, और अगली कक्षा में हम ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और कुछ पदाधिकारी जनजातीय सभाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।